नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इस पेंडुलम की और इस वाले पेंडुलम की दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। दोनों की लेंथ क्या बेटा, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, दोनों की बराबर है, दिखाई दिया? उतनी फालतू है, और इसमें भी बिल्कुल माप के दोनों को हैंग किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2π√g/L। अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज के ऊपर और उस फोर्स की भी फ्रीक्वेंसी वही हो तो लगातार ऑसिलेशन बढ़ता जाता है। ऑसिलेशन क्या होता है, लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, कल हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूला भी लिखा था ऑसिलेशन का कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो जाए, ठीक है, तो ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑसिलेशन बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, सॉरी क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी। अगर कोई बिल्डिंग है और उसका एम्पलीट्यूड आप बढ़ा दो, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, तो मान लीजिए पहले कोई बिल्डिंग है और कोई चिमनी है काफी बड़ी और वो उसमें वाइब्रेशन होती है और वो हल्के हल्के ऐसे कंपन करती है 1 डिग्री लेफ्ट और 1 डिग्री राइट, इस तरीके से वो 1 डिग्री ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, बाहर से एकदम से बादलों में से गर्जना पैदा हुई, एटमॉस्फेयर में कंपन हुआ और वो कंपन से एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स है उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर चिमनी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, चिमनी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है पहले जो लेफ्ट में 1 डिग्री जा रही थी, राइट में 1 डिग्री जा रही थी, अब वो कितना जाएगी, 1.5 1.5 2 डिग्री 2 डिग्री। और सीमेंट की बनी होती है भाई चिमनी। अब सीमेंट में जो हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक क्या होता है उसमें, नहीं, इलास्टिसिटी एक लिमिट तक ही होती है ना, उसके बाद तो क्या आ जाता है, परमानेंट सेट, और फिर वो बॉडी टूट जाती है परमानेंट सेट के बाद। तो चिमनी का क्या होगा, एकदम से वो धराशायी भर भुरा के नीचे गिर जाएगी, धड़ धड़ा के नीचे गिर जाएगी। इसी तरीके से बिल्डिंग में कहीं कांच आपने देखे होंगे, डीजे बाहर बज रहा है और बिल्डिंग के कांच में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, और बाहर जो डीजे है, डीजे का जो साउंड है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कंपन करता है। अब वो एटमॉस्फेयर का जो बाहर से फोर्स लग रहा है और जो वो कंपन कर रहा है ग्लास, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो कांच ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ जब वाइब्रेट करेगा तो टूट जाएगा। समझ में आया? पुराने जमाने में क्या होता था, जो ब्रिज होते थे, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज गाटर से बना होता है। अब जब कोई भी बाहरी वाहन ऊपर से जाता है ब्रिज के, ब्रिज को आप दबाएंगे, नीचे दबेगा, प्रेस होगा, थोड़ा सा वो हमें दिखाई नहीं देता, हल्का सा प्रेस होता है, फिर वो जब वेट उतर जाता है तो फिर वो वापस में आ जाता है। तो ब्रिज ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या होता है, ऑसिलेट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि पूरी बटालियन जा रही है सैनिकों की, ठीक है, पूरी प्लाटून भेज दी हमने और वो लेफ्ट राइट मार्च करते हुए चल रहे हैं, और ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, उसके साथ सबने एक साथ अपना राइट पैर नीचे पटका। कितने लोगों ने एक साथ पटका होगा, देखो परेड में तो ऐसे ही होता है ना, वो सारा फोर्स एकदम से लगा, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट। जब सारे एक साथ पैर पटकते हैं तो जो बाहर से फोर्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों आपस में क्या हो जाती है, मैच, जिसके कारण एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जो पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, जो ऐसे ऐसे पहले क्या हो रहा था बेटा, वाइब्रेट, अब वो तेजी से वाइब्रेट होता है और ब्रिज गिर जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे ऐसी घटनाएं देखी गई कि भाई हजारों टन माल ब्रिज से जा रहा है, ठीक है, ब्रिज नहीं गिरता, लेकिन कुछ 100 सैनिक गए मार्च करते हुए, ब्रिज गिर गया। ऐसा क्यों? तो तब ये चीज समझ में आई कि रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब बाहर का फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, रिजोनेंस। अब देखिए दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, और जब दोनों की लेंथ बराबर है तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या है, बराबर। लेंथ तो इसके पास भी है। अब मैं इसको ऑसिलेट करूंगा, क्या करूंगा, ऑसिलेट, ठीक है। अब इसको ऑसिलेट करूंगा। इस एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपके मोबाइल फोन के अंदर एक सर्किट है, LCR सर्किट लगा है, उसकी खुद की क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके रूम में आती है और उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाए जो फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल फोन के अंदर सर्किट की है, तो उसे भी क्या कहते हैं, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में क्या होगा, सर्किट का
इम्पीडेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो सर्किट का इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो सर्किट का करंट हाई हो जाएगा। करंट हाई हो जाएगा तो स्पीकर में जैसे ही हाई करंट जाएगा घंटी बजेगी तुरंत। तो इस तरह से फोन आते हैं। जो फोन कॉल आती है इसके पीछे का भी जो रीजन है वो क्या है, रिजोनेंस। अब मान लीजिए बहुत सारे फोन इसके ऊपर टंगे हुए, एक ये फोन है, एक ये पड़ोसी का ये फोन है, और आपने वो वाली फ्रीक्वेंसी डायल की है, मतलब आपने जो फोन मिलाया उसका मिलाया है, ठीक है। अब देखो कैसे उसको वाइब्रेट करेगा। मैं इसको यहां से छोड़ता हूं। अब ये क्या हो रहा है, फोर्स इस थ्रेड के जरिए वहां तक ट्रांसफर हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक। कौन ऑसिलेशन कर रहा है इसके, मैंने तो नहीं बोला उसको ऑसिलेशन करने के लिए, आ गया ना। ऑसिलेट ये भी हो रहा है हल्का सा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर हल्का करंट बनेगा इस करंट पे स्पीकर बजेगा भी नहीं मोबाइल फोन का, सीधी सी बात है। उसमें करंट तेज हो रहा है, अब तेज करंट पे उस मोबाइल फोन का स्पीकर बजना है। तो ये जो फिनोमिना आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसे क्या कहते हैं, रिजोनेंस। यही है रिजोनेंस। ओके, चलिए रिजोनेंस का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। आया कुछ समझ नहीं, कौन सा इसके साथ साथ कौन हिल रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, दोनों की बराबर है। हाँ दोनों बराबर। अगर मैं लेंथ इससे भी ज्यादा कर दूंगा वो भी स्थिर रहेगा। अच्छा, हाँ, लेंथ इसकी छोटी है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ बड़ी है, लेंथ बड़ी होने से क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी ना। लेंथ बदल देगी तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो ये सिर्फ उसी को जिसका देखो हुआ क्या, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो गई, इक्वल। तो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बढ़ गया उसका बेचारे का, इसका नहीं बढ़ पाया, इसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ा। ठीक है गाइस, चलिए।